हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम भारत के औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ा था जो आपके सिलेबस में थे, और आज हम भारत के औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि औद्योगिक प्रदेश का अर्थ क्या होता है और किसी क्षेत्र को हम किस तरीके से या कैसे औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से हम ये बता सकते हैं कि औद्योगिक प्रदेश वह क्षेत्रीय भूभाग है। कैसा भाग है? ऐसा क्षेत्रीय भूभाग है जहां विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के कई कारखाने केंद्रित हों और औद्योगिक भूदृश्य दिखाई देता हो। साधारण रूप में किसी भी ऐसे क्षेत्र को जिसमें कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने केंद्रित मिलते हों, उन्हें हम औद्योगिक प्रदेश कह देते हैं। तो सामान्य रूप से किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहने के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ पर उद्योगों की श्रृंखला हो और वहाँ पर औद्योगिक भूदृश्य दिखाई दे, तो उसे हम औद्योगिक प्रदेश कह सकते हैं। वास्तविक रूप में कुछ कारखानों के केंद्रित होने से ही किसी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहना उचित नहीं है। औद्योगिक प्रदेश में कारखानों की संख्या से अधिक महत्व उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता और संबद्धता का होता है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसी संबद्धता से औद्योगिक भूदृश्य का विकास होता है जिनसे औद्योगिक प्रदेश बनते हैं, और इसीलिए किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश का नाम देने के लिए उस क्षेत्र में औद्योगिक भूदृश्य का विकास होना जरूरी है। तो आई बात समझ में, ये होता है हमारा औद्योगिक प्रदेश, या उसके विकास के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई। किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहने के लिए या उसको परिभाषित करने के लिए औद्योगिक भूदृश्य का विकास जरूरी है, और किसी औद्योगिक प्रदेश के जो लक्षण हैं वो निम्न हैं। क्या लक्षण उस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाते हैं या उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, हम उसकी बात करें। किसी प्रमुख उद्योग का संगठन, उस प्रमुख उद्योग से संबद्ध सहायक और पूरक उद्योगों का विकास, कार्यशील जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों का महत्व, कच्चे माल और तैयार माल के लाने और ले जाने के लिए उपयुक्त परिवहन साधनों का उचित विस्तार और परिवहन साधनों का उच्च घनत्व, कारखानों का नगरों से घनिष्ठ संबंध, क्योंकि नगर उनके लिए श्रम, बाजार व अन्य अनिवार्य तत्वों की पूर्ति करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या कम और शहरी जनसंख्या अधिक, व्यावसायिक संगठन के अनुकूल संचार साधनों का विस्तार, साख सुविधाओं के निमित्त बड़े बड़े बैंकों और बीमा एजेंट कंपनियों की स्थापना, कृषि और अन्य प्राथमिक उत्पादन गौण होना, अर्थात कृषि का कोई स्थान नहीं है वहाँ पर, नगरों के बाहर जनसंख्या का घनत्व कम होने लगना, औद्योगिक भूदृश्य में सर्वत्र सभी जगह कारखाने, श्रमिकों की बस्तियां, रेलवे यार्ड, रेल, मोटर गाड़ियां, भीड़ भाड़ और संबंधित सेवाओं की समरूपता और संबद्धता दिखाई मिलती है। तो ये किसी औद्योगिक प्रदेश की विशेषता है। ऐसी विशेषताएं और लक्षणों वाले क्षेत्र को ही हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। कैसे उसका डिमार्केशन किया जाए, कैसे उसका सीमांकन किया जाए? औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन हेतु औद्योगिकरण की मात्रा और उसका विस्तार और क्षेत्रीय विस्तार जानना आवश्यक है। औद्योगिकरण का स्तर निर्धारित करने हेतु इसकी मात्रा व्यक्त करने वाले कई प्रमुख आधार हैं, और इन आधारों को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा दर्शा सकते हैं कि किस आधार पर हम इसको औद्योगिक प्रदेश कहें। तो सबसे पहले कारखानों की संख्या। तो उस प्रदेश में कारखानों की संख्या से औद्योगिकरण के स्तर का ज्ञान हो सकता है। दो क्षेत्रों में कारखानों की संख्या यदि समान है तो दोनों का स्तर एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि इस आधार से छोटे और बड़े दोनों
प्रकार के कारखानों को समान महत्व मिल जाता है। औद्योगिकरण के स्तर के दृष्टिकोण से असमान उत्पादन क्षमता वाले कारखानों का महत्व एक समान नहीं हो सकता, इसलिए कारखानों की संख्या के साथ साथ उनके आकार को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट क्या बताता है? कारखानों की संख्या प्लस उसका आकार। नंबर 2, कार्यकर्ताओं की संख्या, उसमें वर्कर्स या एम्प्लॉयड कितने हैं। औद्योगिकरण के स्तर को निर्धारित करने के लिए उद्योग में लगे कार्यकर्ताओं की संख्या का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह मापक भी औद्योगिकरण स्तर के सही रूप से प्रस्तुत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या यदि समान है तो दो कारखानों का उत्पादन समान नहीं हो सकता। तीसरी बात, उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संख्या। इस आधार के द्वारा स्तर निर्धारित करने में केवल उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संख्या का प्रयोग होता है। चौथा पॉइंट है, उद्योग में लगे व्यक्तियों का कुल कार्यशील जनसंख्या में अनुपात, अर्थात वहाँ जो कार्यशील जनसंख्या उसमें कितने प्रतिशत उद्योग में कार्यरत हैं। इस आधार के उपयोग में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। किसी क्षेत्र के कुल व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का कितना प्रतिशत उद्योग में लगा है, इसके द्वारा उस क्षेत्र के औद्योगिकरण के स्तर का निर्धारण हो सकता है। श्रमिकों की मात्रा, कई विद्वानों ने औद्योगिकरण का स्तर निर्धारित करने में शक्ति की मात्रा का प्रयोग किया है, लेकिन विभिन्न उद्योगों में यांत्रिक और श्रमिक शक्ति का उपयोग विभिन्न अनुपात से होता है। औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिकरण स्तर के निर्धारण में कुल औद्योगिक उत्पादन को भी आधार मानते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न उद्योगों में भिन्न भिन्न वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण इसको एक समान नहीं माना जा सकता है। उत्पादों का कुल मूल्य, स्तर निर्धारण में अन्य मापकों की तुलना में कुल उत्पादन का मूल्य सबसे उपयुक्त मापक माना जाता है। उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि, उत्पादन की प्रक्रिया के कारण कच्ची सामग्री के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, इसे ही उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि कहते हैं। इस आधार के द्वारा दो उद्योगों या दो क्षेत्रों के औद्योगिकरण की सही तुलना की जा सकती है। इसीलिए औद्योगिकरण के स्तर निर्धारित करने के लिए यह मापक सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। तो ये जो मैंने 8 पॉइंट आपको बताए हैं, ये 8 पॉइंट क्या है, इसको आप थोड़ा सा एक बार और समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन, इस पॉइंट पे मैं चर्चा कर रहा था। इसमें मैंने आपको बताया कि किसी औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन के लिए औद्योगिकरण की मात्रा और उसका स्तर, मात्रा और स्तर और इसका क्षेत्रीय विस्तार जानना आवश्यक है। और औद्योगिकरण का स्तर निर्धारित करने के लिए इसकी मात्रा व्यक्त करने वाले कई आधारों का उपयोग किया जाता है। और ऐसे आधार कौन कौन से हैं, इन्हीं आधारों की अभी हमने इन 8 पॉइंट के में चर्चा की थी, जिसमें कारखानों की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या, उत्पादन में लगे व्यक्ति, उद्योग में लगे व्यक्ति का कुल कार्यशील जनसंख्या में अनुपात, प्रयुक्त शक्ति की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, उत्पादों का मूल्य, उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि। तो इसमें जो सबसे अंतिम उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि है, ये सबसे अधिक उपयोगी कारक माना जाता है। अर्थात औद्योगिकरण के स्तर निर्धारित करने के लिए ये मापक सबसे अधिक उपयोगी माना गया है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की। भारत के औद्योगिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये 8 भाग कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम मुश्किल से 2 या 3 प्रदेश पढ़ पाएंगे। अगले वीडियो में हम बाकी के प्रदेशों को लेकर समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश। हुगली औद्योगिक प्रदेश, सबसे पहले हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। बंगाल में बंगाल की खाड़ी के तट पर कोलकाता नगर के निकट उत्तर में बांसबेरिया और नौहाटी से लेकर दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में इस प्रदेश का विस्तार है। यहाँ कोलकाता हावड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है और इसका कोई भी केंद्र कलकत्ता से 64 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं। क्यों यहाँ औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ, कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं
या किस वजह से विकास हुआ, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कच्चा माल। यहाँ पर उद्योगों के लिए सभी प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है। इस प्रदेश में जूट, सूती वस्त्र, रेशम, चमड़ा आदि उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलता है। असम, उत्तरी पश्चिमी बंगाल से चाय की प्राप्ति होती है। समुद्र तटीय स्थिति, कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह होने से कच्चे और तैयार सामान के आयात और निर्यात की सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि जल परिवहन सस्ता है अन्य परिवहन की तुलना में। रानीगंज झरिया के विशाल कोयला क्षेत्र इसके निकट ही स्थित है और दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत शक्ति की प्राप्ति होती है। हुगली नदी से स्वच्छ जल मिलता है, क्योंकि जूट उद्योग, कागज उद्योग में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नदी आंतरिक परिवहन में भी उपयोगी है। कोलकाता इस प्रदेश का हृदय नगर है, जहां बैंकिंग और व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त होती है। सड़क और रेल परिवहन मार्गों द्वारा देश के आंतरिक क्षेत्र से यह क्षेत्र संबंधित है और निकट स्थित राज्यों को तैयार माल भेजने की सुविधा है। समीप के जो राज्य हैं वहाँ सघन जनसंख्या है, इसलिए माल की खपत भी अधिक हो जाती है। सघन जनसंख्या के कारण यहाँ पर सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये सभी कारक हैं, ये सभी सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ। अब इस प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं और कौन कौन से औद्योगिक केंद्र हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जूट उद्योग है, जहाँ 100 से अधिक कारखाने हैं और देश का 90% जूट का सामान यहीं पर तैयार होता है। कागज उद्योग भी यहाँ विकसित अवस्था में है। नेहाटी, काकीनाडा, टीटागढ़, त्रिवेणी यहाँ के मुख्य केंद्र हैं। भारत का 40% कागज यहीं पर बनता है। सूती वस्त्र बनाने के 20 से अधिक कारखाने स्थित हैं, जिसमें सोदपुर, रामपुर, पानीहाटी, शामनगर, मोरीग्राम, बेलघरिया, कुलेश्वर और घुसुड़ी आदि हैं। कौन नगर स्थान पर मोटर बनाने का एक विशाल कारखाना हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड है। चित्तरंजन में रेलवे के इंजन बनते हैं। हल्दिया में तेल शोधनशाला है। इंजीनियरिंग उद्योग में यह प्रदेश देश में काफ़ी महत्व रखता है। विद्युत उपकरण, पंखे, बल्ब, रसायन, औषधियाँ, उर्वरक, कपड़ा बुनने की मशीन, साइकिल, चीनी मिलों की मशीनें, रंग रोगन, तेजाब आदि कई वस्तुएं यहाँ बनाई जाती हैं। इन सब के अलावा रबड़ के सामान, सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशमी कपड़ा, वनस्पति घी आदि उद्योग भी यहाँ पर चलते हैं। फिल्म उद्योग का भी काफ़ी यहाँ विकास हुआ है। बांग्ला फिल्में यहाँ बनाई जाती हैं। हिंदी फिल्मों का भी निर्माण होता है। प्रारंभ में भारतीय फिल्म उद्योग यहीं से शुरू हुआ था। प्रमुख उद्योग के केंद्र जो हैं, इस भारतीय फिल्म उद्योग के प्रारंभ में ही कोलकाता उत्तम चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख उद्योग केंद्र, इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हुगली नदी के बाएं किनारे पर नेहाटी, जगतल, अगरपाड़ा, कोलकाता, शामनगर, बैरकपुर, आलम बाजार, टीटागढ़, बाटानगर, बजबज आदि हैं। जबकि दाहिनी ओर त्रिवेणी, हुगली, श्रीरामपुर, कानकीनारा, उत्तरपारा, वेलूर, हावड़ा, शिवपुर, सकरेल और रिसरा आदि हैं। तो ये हमारा पहला औद्योगिक केंद्र था। अगले उद्योग मुंबई, पुणे और अन्य जो 7 औद्योगिक प्रदेश हैं, उनको मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।